अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो टॉपिक चल रहा था सर्विस रिस्पॉन्स लॉजिस्टिक, और जिसमें हम पहुंच चुके थे सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड सर्विस कंटेंट। तो इसमें हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज़ इन सर्विसेज। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ एंड वेयर हाउसिंग एज इन्वेंट्री एक्टिविटीज़ इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स। बैंक्स के अंदर जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ होती है उसमें मूवमेंट ऑफ चेक, coins, cash, branches and operation centers. Movement of check to cities with Federal Reserve processing centers. तो बैंक्स जो होते हैं इनके अंदर कंटिन्यूसली बेसिस पे जो मूवमेंट हो रही होती है वो डिफरेंट चेक्स की हो रही होती है, कैश की हो रही होती है, ब्रांचेस के अंदर और उनके ऑपरेशन के दौरान। और मूवमेंट जो फ्रीक्वेंटली सिटी टू सिटी हो रही होती है चेक्स की और फेडरल रिजर्व प्रोसेसिंग सेंटर्स की। और यही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज हासिल करते हैं उसमें सबसे पहले ऑफिस सप्लाईज एंड क्वाइन कैश। यहाँ पर जो वेयर हाउसिंग के तौर पर जो स्टोरेज होती है वो ऑफिस सप्लाईज की होती है और कैश की होती है। फर्नीचर एंड कंप्यूटर, फर्नीचर एंड कंप्यूटर को हम वेयर हाउस फैसिलिटीज के तौर पर अरेंज करते हैं। एंड रिकॉर्ड्स, और डिफरेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मैनेज किया जा रहा होता है जो कि वेयर हाउस फैसिलिटीज के तौर पे अरेंज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सर्विस ओरिएंटेड ऑप्शन जो है वो है हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल में जो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज एग्जीक्यूट होती हैं उसमें है मूवमेंट ऑफ मेडिकल सप्लाईज टू कस्टमर्स, सप्लाईज टू स्टॉक रूम्स, transfer of patients, movement of medical record, test result and fillings among units। तो एक हॉस्पिटल जो है ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज अचीव कर रहा होता है वो डिफरेंट मेडिकल सप्लाईज जो होती हैं उनको स्टोर रूम तक शिफ्ट करना, उनको मार्केट से हासिल करना, ट्रांसफर ऑफ पेशेंट, मुख्तलिफ पेशेंट को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में और एक हॉस्पिटल की ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करना। मूवमेंट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड, डिफरेंट मेडिकल रिकॉर्ड की मूवमेंट के लिए हमें कंटिन्यूसली बेसिस पे ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्टेशन की। टेस्ट रिजल्ट, डिफरेंट पेशेंट की जो टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं उनके जो टेस्ट रिजल्ट होते हैं उनको ट्रांसफ़र करना होता है उन पेशेंट तक। एंड फिल्म्स अमंग यूनिट्स, और डिफरेंट नौयत की जो मेडिकल फिल्म्स होती हैं उनको डिफरेंट यूनिट में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन का। इसमें जो वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें सर्जिकल मेडिकल सप्लाईज, डिफरेंट सर्जिकल एंड मेडिकल सप्लाईज को हम अरेंज करते हैं थ्रू आउट वेयर हाउसिंग प्रोसेस। फार्मास्यूटिकल सप्लाईज, डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन वगैरह जो होती हैं इनको हम अरेंज करते हैं वेयर हाउस के ज़रिए। ऑफिस फर्नीचर को भी एग्जीक्यूट और मैनेज किया जाता है ड्यू टू वेयर हाउस। एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स, डिफरेंट मेडिकल इक्विपमेंट जो ड्यूरिंग द ऑपरेशन और प्रोसेस यूज होते हैं उनको एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में मैनेज किया जा रहा होता है वेयर हाउस के जरिए। थर्ड ऑप्शन हमारे पास भी सर्विस इंडस्ट्री का आता है वो टेलीकॉम कंपनीज। टेलीकॉम कंपनीज के अंदर इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज होती हैं उनमें इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्विचेस, parts and equipment to warehouses, transportation of construction equipment and supplies to job sites, routing of consumer product to the retail outlets। तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को भी कंटिन्यूसली जो हेल्प लेनी होती है ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ के ज़रिए फॉर अचीविंग प्लेस यूटिलिटी, जो कि हम ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए हासिल करते हैं उनमें वो कंटिन्यूसली यूज करते हैं इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन सच एज स्विचेस, पार्ट्स एंड इक्विपमेंट टू वेयर हाउसेज, जो वेयर हाउस ट्रांसफर किए जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड सप्लाईज टू द जॉब साइट, डिफरेंट नौयत की जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होते हैं
और सप्लाईज होती है जो जॉब साइट पे जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी अवेलेबिलिटी को हम पॉसिबल करते हैं ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, रूटिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट टू रिटेल आउटलेट्स, और डिफरेंट जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट को हम उनके रिटेल आउटलेट तक पहुंचाने में मेन रोल जो हमारा होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का। इसी तरह टेलीकॉम कंपनीज जो है यूज करती हैं कंटिन्यूसली टाइम यूटिलिटी विच इज अचीव बाय वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग की एक्टिविटीज में जो है टेलीकम्युनिकेशन होते हैं पार्ट्स, इक्विपमेंट, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट इक्विपमेंट और डिफरेंट कंज्यूमर प्रोडक्ट को हम स्टॉक करते हैं वेयर हाउस के अंदर। रिपेयर ट्रक पार्ट्स एंड इक्विपमेंट, डिफरेंट ट्रक्स एंड उनके पार्ट्स और उनके इक्विपमेंट को मैनेज करते हैं वेयर हाउस के जरिए। कंस्ट्रक्शन सप्लाईज और डिफरेंट कंस्ट्रक्शन सप्लाईज को भी अरेंज किया जाता है वेयर हाउस के जरिए। तो ये एक एग्जांपल है कि तीन बड़ी सर्विस इंडस्ट्री, एक फाइनेंशियल सेक्टर, एक हेल्थ एंड केयर सेक्टर और एक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, किस तरीके से हेल्प एंड मदद हासिल करता है ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ के ज़रिए एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज़ के ज़रिए। The primary concern of service response logistics, बुनियादी तौर पे जो सर्विस रिस्पॉन्स लॉजिस्टिक्स का जो मेन रोल होता है, मैनेजिंग सर्विस कैपेसिटी, द नंबर ऑफ कस्टमर पर डे द फर्म सर्विस सिस्टम इज डिजाइन टू सर्व। हम जो है मैनेज करते हैं सर्विस कैपेसिटी को, कि हमारी कैपेसिटी टू डिलीवर अवर सर्विसेज किस तरीके से है, द नंबर ऑफ कस्टमर, हम कितने कस्टमर को सर्व कर सकते हैं एक दिन में, एंड फर्म सर्विस सिस्टम इज डिजाइन टू सर्व, और फर्म ओवरऑल अपने सिस्टम को डिजाइन करती है ताकि मैक्सिमम लेवल पे मैक्सिमम कस्टमर को सर्व किया जा सके। When demand exceed capacity, firm turn away customer or hire personnel। जब कभी भी सर्विस ओरिएंटेड फर्म्स या कंपनीज की डिमांड उनकी कैपेसिटी से एक्सीड कर जाती है तो फर्म टर्न करती है वे कस्टमर और हायर पर्सन और डिफरेंट पर्सन को हायर करती है। हायरिंग, ट्रेनिंग, सुपरवाइजिंग एंड इक्विपाइंग सर्विसेज, और हम हायरिंग करते हैं मुख्तलिफ ह्यूमन रिसोर्सेज की, ट्रेनिंग करते हैं मुख्तलिफ ह्यूमन रिसोर्सेज की, एंड आफ्टर ट्रेनिंग हम उनको सुपरवाइजिंग की फैसिलिटीज देते हैं, और इस तरह हम इक्विपाइंग करते हैं डिफरेंट सर्विसेज को। Personnel is costly, often 75% of operating cost। और ये जो पर्सनल होते हैं इनके ऊपर जो कॉस्ट होती है वो 75% ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं अपने पर्सनल पर। Therefore, service manager must forecast demand and provide capacity to meet the forecast demand। यही वजह है कि एक सर्विस मैनेजर का जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना, फोरकास्ट करना डिमांड से रिलेटेड, और फिर उस डिमांड को अकॉर्डिंगली मीट करना, उस डिमांड को फुलफिल करना। तो ये सबसे अहम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर्विस मैनेजर की, कि फ्यूचर में डिमांड की फोरकास्टिंग करना और फिर इस डिमांड को सेटिस्फैक्टरी लेवल पर फुलफिल करना। प्राइमरी कंसर्न ऑफ सर्विस रिस्पॉन्स लॉजिस्टिक्स के अंदर हम बात करेंगे कैपेसिटी मैनेजमेंट व्हेन डिमांड एक्सीड कैपेसिटी। हम किस तरीके से अपनी कैपेसिटी को मैनेज कर सकते हैं जब हमारी डिमांड एक्सीड कर जाए हमारी कैपेसिटी से। इसमें सबसे पहले लेवल डिमांड स्ट्रेटजी, इसके अंदर कैपेसिटी रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ डिमांड। हमारी कैपेसिटी जो है कांस्टेंट रहती है और इसमें फर्क नहीं पड़ता डिमांड के बढ़ने या डिमांड के कम होने से। कैपेसिटी मैनेजमेंट व्हेन अवेलेबल सर्विस कैपेसिटी एक्सीड डिमांड, और कैपेसिटी मैनेजमेंट के जरिए जब हमारे पास अवेलेबल होती है सर्विस कैपेसिटी
जब हमारी डिमांड एक्सीड कर जाती है हमारी अवेलेबल कैपेसिटी से। फाइंडिंग अदर यूजेस ऑफ सर्विस कैपेसिटी, तो हमें उस टाइम उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए तलाश करना पड़ता है अदर अदर सर्विस कैपेसिटीज को, ताकि उसको अचीव करके अवेल करके हम उस डिमांड को मीट कर सकें, फुलफिल कर सकें। यूजिंग डिमांड मैनेजमेंट टेक्निक और डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स रिगार्डिंग डिमांड मैनेजमेंट को यूटिलाइज करके हम उस बढ़ती हुई डिमांड को मीट करने की कोशिश करते हैं। चेज डिमांड स्ट्रेटेजी हमारे पास होती है, इसके अंदर कैपेसिटी वेरीज विद डिमांड, जिसके अंदर कैपेसिटी वेरी करती है हमारी डिमांड से। इसके अंदर क्रॉस ट्रेनिंग एम्प्लॉय, हम अपने एम्प्लॉयज की क्रॉस ट्रेनिंग करते हैं, यानी उनको डिफरेंट एक्टिविटी डिफरेंट डायमेंशन में डिफरेंट ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी फराहम करके ऑलराउंडर बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि अकॉर्डिंग टू नीड उनकी पोटेंशियल को मैक्सिमम लेवल पर यूटिलाइज किया जा सके। पार्ट टाइम एम्प्लॉयज, हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को एज अ पार्ट टाइम हायर करते हैं, ताकि उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए उनके पोटेंशियल को यूटिलाइज किया जा सके। यूजिंग कस्टमर्स, हम डिफरेंट कस्टमर्स को भी यूज़ करते हैं। यूजिंग टेक्नोलॉजी, हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हैं ताकि एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस में इजाफा हो सके। यूजिंग एम्प्लॉयज, हम शेड्यूलिंग पॉलिसीज, हम अपने एम्प्लॉयज के जो उनके टाइम और शेड्यूल्स होते हैं उनके अंदर चेंजिंग करके अपनी डिमांड के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। बढ़ती हुई डिमांड में उनके शेड्यूल में इजाफा कर दिया जाता है और कम होती डिमांड में उनके शेड्यूल को मिनिमाइज कर दिया जाता है। यूजिंग डिमांड मैनेजमेंट टेक्निक, और फिर डिफरेंट डिमांड मैनेजमेंट टेक्निक को यूटिलाइज करके हम अपनी डिमांड में आने वाले वेरिएशन को अपनी कैपेसिटी के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। मैनेजिंग वेटिंग टाइम्स, good waiting line management consists of the management of the actual waiting time and perceived waiting time। हम वेटिंग लाइन मैनेजमेंट के जरिए अपनी बढ़ती हुई डिमांड को फुलफिल करने के लिए डिवाइड करते हैं अपने कस्टमर को और उनको शेड्यूलिंग करते हैं, और ये प्रोसेस हमारा कहलाता है वेटिंग टाइम मैनेजमेंट। ये वेटिंग टाइम मैनेजमेंट कंसिस्ट करता है मैनेजमेंट ऑफ एक्चुअल वेटिंग टाइम, कि हमारी मैनेजमेंट का एक्चुअल वेटिंग टाइम क्या है, एंड परसीव वेटिंग टाइम, कस्टमर का परसीव वेटिंग टाइम क्या है। अगर इन दोनों में चेंज आ जाता है तो इससे हमारे कस्टमर पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर एक्चुअल वेटिंग टाइम और परसीव वेटिंग टाइम सिमिलर हो जाता है, मैच कर जाता है, तो ये हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। What is the average arrival rate of the customer? हमें एवरेज निकालना पड़ता है अपने कस्टमर के इनफ्लोस को, कि जो कस्टमर्स का इनफ्लो है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम और एवरेज डायमेंशंस क्या है, और ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम मिनिमम एंड एवरेज हम उनका एक एवरेज निकालते हैं, ताकि हम अपनी वेरिएशन ऑफ डिमांड को एडजस्ट करने की पोजीशन में आ सकें। इन व्हाट ऑर्डर विल कस्टमर बी सर्व, और किस तरह के ऑर्डर्स होंगे जो कस्टमर के हमें सर्व करना बहुत ज़रूरी है अपनी गुडविल को मेंटेन करने के लिए। व्हाट इज द एवरेज सर्विस रेट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स, और सर्विस प्रोवाइडर यानी सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज का जो एवरेज रेट है उनकी सर्विस की अवेलेबिलिटी का वो क्या है, वो क्या उन्होंने एवरेज रेट कैलकुलेट किया। हाउ आर कस्टमर अराइवल एंड सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड, और कस्टमर किस तरीके से सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव करते हैं आते हैं, और सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन क्या है, और हम अपने सर्विस को किस तरीके से शेड्यूल करते हैं। हाउ लॉन्ग विल कस्टमर वेट इन लाइन बिफोर दे आइदर लीव और लोअर देयर परसेप्शन ऑफ सर्विस क्वालिटी। हमें ये भी ऑब्जर्व करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है कि एक कस्टमर कितनी देर तक
अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए वेट कर सकता है अपनी लाइंस के अंदर, और वो कौन सी ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन टाइम स्पैन के एक्सीड होने के बाद एक कस्टमर लीव कर सकता है, यानी अपनी डिमांड को फुलफिल के बगैर मूव कर सकता है। ये डिपेंड करता है उनकी परसेप्शन पे, और इसका इम्पैक्ट आता है आपकी सर्विस की क्वालिटी पे, क्योंकि अगर अनसेटिस्फैक्ट्री और अनफुलफिल डिमांड जो है मूव होगी तो ये हमारी सर्विस की जो क्वालिटी को रिड्यूस करेगी और इससे कंपनी की गुडविल मुतासिर होगी। तो हमें ये भी कैलकुलेट करना पड़ता है कि एक कस्टमर मैक्सिमम लेवल पर कितनी देर वेटिंग टाइम को अफोर्ड कर सकता है फॉर फुलफिल रिगार्डिंग डिमांड। हाउ कैन कस्टमर बी kept in line even longer without lowering their perception of service quality? हम कितनी देर तक कस्टमर को इंगेज कर सकते हैं, उसको कैप कर सकते हैं उसकी वेटिंग लाइन के अंदर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितनी देर जब तक हम उसकी डिमांड को फुलफिल करने की पोजीशन में ना आए, और इस तरीके से कि हमारी जो परसेप्शन ऑफ सर्विस क्वालिटी है इस पर भी कोई कंप्रोमाइज ना हो, इस पर भी कोई डिक्लाइन ना आए। इसके लिए सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट अरेंजमेंट करती हैं ताकि कस्टमर को ड्यूरिंग द वेटिंग जो है टाइम की कंजम्पशन की रियलाइजेशन ज़्यादा ना हो सके। इसकी एग्जांपल लिटिल एग्जांपल एंड कॉमन एग्जांपल नज़र आती है जब कोई इंडिविजुअल गेटिंग हेयर कट के लिए बार्बर शॉप पे जाता है और वहाँ पे उसे अपनी सर्विस के लिए वेट करना पड़ता है, तो वहाँ पे डिफरेंट मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और रिटर्न मटेरियल को एक बार्बर अवेलेबल करता है ताकि ड्यूरिंग द रीडिंग एंड ड्यूरिंग द रिसीविंग डिफरेंट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन उनको उस टाइम की रियलाइजेशन को कम किया जा सके, ताकि जिसके वो अपनी सर्विस को अवेल करने के लिए कंज्यूम कर रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर जो है डिफरेंट नौइयत की टेलीविज़न एलसीडीज और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ रखी जाती हैं ताकि ड्यूरिंग द वेटिंग अकाउंट होल्डर को टाइम की कंज्यूमशन की यूटिलाइजेशन या रियलाइजेशन ज़्यादा ना हो सके। इस तरह हम उसको एज लॉन्ग एज पॉसिबल वेटिंग लाइन में इंगेज करने में कामयाब हो जाते हैं। Queuing system design: a customer arrival or demand source is either infinite or finite. क्यूनिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है इस तरह के कस्टमर के अराइवल से लेके और उसकी डिमांड सोर्स तक हम उसको आइदर इन्फिनिट और फिनिट लेवल पर मैनेज करते हैं। कस्टमर आल्सो अराइव इन पैटर्न। अक्सर कस्टमर जो है किसी भी सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन और फर्म में जो है एक पैटर्न की शेप में भी आते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफन यूज्ड टू मॉडल कस्टमर अराइवल, और एक हम इस तरीके से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बुनियाद पर कस्टमर के अराइवल को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, जिसको एक फार्मूले के तहत हम एडजस्ट करके और हम एक फिगर पॉइंट आउट करते हैं, जैसा कि यहाँ एग्जांपल के अंदर नजर आ रहा है। एवरेज कस्टमर अराइवल इन टाइम पीरियड टी 2.7 1.1828 नेचुरल लॉन्ग बेसिस एंड एक्स फैक्टोरियल। तो इसके ज़रिए हम जब इसमें मुख्तलिफ फिगर पुट करते हैं तो हमें एक आइडिया मिलता है जिसकी बुनियाद पर हम कस्टमर के पैटर्न को कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाते हैं। Most queuing model assume that a customer stay in line. इसमें assumptions ये होती हैं कि क्यूनिंग सिस्टम के अंदर जो है हम ये assume कर लेते हैं कि कस्टमर जो है स्टे करेगा अपनी वेटिंग लाइन के अंदर। कस्टमर डोंट एग्जिबिट bulking, refusing to join the queue और rejoining, और कस्टमर जो है अपनी लाइन के अंदर क्यू के अंदर ज्वाइन करने से रिफ्यूज नहीं करेगा, leaving the line prior to completing the service, और वो
लाइन को छोड़ेगा नहीं जब तक उसकी पेरियर सर्विस जो है कंप्लीट नहीं हो जाती। इनिमेंटली तौर पर कस्टमर रेडी होता है अपनी टर्न का, अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए, वो इंगेज रहता है अपनी क्यू के अंदर। क्यू कैरेक्टरिस्टिक, queuing model generally assume that length of the queue can grow to an infinite length. Queuing configuration can contain single or multiple lines. यहाँ पर जो क्यूइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि क्यूइंग मॉडल जो है जनरली अज्यूम करता है लेंथ ऑफ द क्यू कैन ग्रो टू द इन्फिनिट लेंथ के मैक्सिमम लेवल पे जो क्यू की लेंथ होगी वो कहाँ तक होगी जो कस्टमर के लिए एक्सेप्टेबल हो। क्यूइंग कॉन्फ़िगरेशन कैन कंटेन सिंगल और मल्टीपल लाइंस, और इस प्रोसेस में हम सिंगल लाइन को भी मैनेज कर सकते हैं और मल्टीपल लाइंस भी अरेंज कर सकते हैं। क्यू डिसिप्लिन describe the order in which customer are served. क्योंकि के अंदर डिसिप्लिन बहुत अहम चीज होती है जो डिस्क्राइब करता है कि कस्टमर जो है किस तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप सर्व किया जाएगा। सर्विस characteristics provided either by single server or by multiple servers who act in series or in parallel. यहाँ पे हमें एक बुनियादी डिसीजन लेना पड़ता है कि हम जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो किसी सिंगल इंडिविजुअल के जरिए करेंगे, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स के जरिए पैरेलल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। ये वेरी करता है डिमांड के ऊपर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स के अंदर जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही होती है ये उसमें नंबर ऑफ कैशियर, किसी ब्रांच में नंबर ऑफ कैशियर 2 होते हैं और किसी ब्रांचेस में नंबर ऑफ कैशियर मोर देन 2, 3, 4 और 5 होते हैं। तो ये वेरी करता है नंबर ऑफ कस्टमर और उनके अराइवल रूटीन पर कि नंबर ऑफ कस्टमर यानी अकाउंट होल्डर्स कितने हैं और उनकी उस ब्रांच में विजिट करने का ट्रेंड क्या है। उसकी बुनियाद पर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। Multiple servers acting in a parallel referred to as a multiple channel queuing system. मल्टीपल सर्वर एक्टिंग रोल प्ले कर रहे होते हैं, सर्विसेज परफॉर्म कर रहे होते हैं इन पैरेलल बेसिस पर और रेफर होते हैं एज अ मल्टीपल चैनल क्यूइंग सिस्टम, और उसमें मल्टीपल क्यूइंग सिस्टम भी होता है। मल्टीपल सर्वर एक्टिंग इन अ सीरीज is referred to as a multiple phase queuing system. ये मल्टीपल सर्विस एक्टिंग इन अ सीरीज जिसके अंदर जो है क्यूइंग सेम रहती है और मल्टीपल सर्वर मौजूद होते हैं और जो कि मल्टीपल फेजेस में क्यूइंग सिस्टम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। The single channel and single phase configuration is the most basic. Another characteristic of service is the time required to complete each of the service period. सिंगल चैनल और सिंगल फेस के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके अंदर जो सबसे बुनियादी चीज होती है वो ये होती है कि बुनियादी चीज ये होती है कि हम जो है सिंगल चैनल और सिंगल फेस को इस तरीके से कॉन्फ़िगरेट करते हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक सर्विसेज से रिलेटेड ये है कि सर्विसेज इज द टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगता है हमें एक सर्विस को कंप्लीट करने में और उसकी एंड ईच ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर हर सर्विस प्रोवाइडर को अपनी सर्विस को कंप्लीट करने में टाइम स्पैन यानी कितना टाइम का कंजम्पशन होता है, उसकी बुनियाद पर हम डिटरमाइन करते हैं कि हम कितनी देर तक अपने कस्टमर को एंगेज कर सकते हैं और क्यू में मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर हम डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। सिंगल चैनल एंड सिंगल फेस डिमांड सोर्स सर्वर, डिमांड सोर्स सर्वर,
सर्वर। तो ये सिंगल चैनल एंड सिंगल फेस की हमारे सामने एग्जांपल मौजूद है, जिसके अंदर जो है डिमांड सोर्स है और सर्वर है, जो कंटिन्यूसली जो है मुख्तलिफ कस्टमर को डिमांड पूरी फुलफिल कर रहा है और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसके एक और एग्जांपल है सिंगल चैनल मल्टीपल फेस। इसके अंदर जो हमारी डिमांड एक सिंगल क्यू में है और इस तरह सिंगल क्यू के जरिए जो है 3 सर्वर हैं जो उनकी डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं, और इस तरह स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक कस्टमर डिफरेंट सर्वर के पास पहुंचता है और अपनी सर्विसेज को अचीव करता है, और इस तरह जो है हम अपनी क्यू को तेजी से आगे मूव करने में कामयाब हो जाते हैं। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है मल्टीपल चैनल एंड सिंगल फेस। मल्टीपल चैनल एंड सिंगल फेस के अंदर डिमांड जो है सेम टाइम पर हमारी सेम डायरेक्शन में आ रही है और सर्वर हमारे पास जो है 2 मौजूद है, और इस तरीके से 2 सर्वर सेम डिमांड को स्टेप बाय स्टेप फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है मल्टीपल चैनल एंड मल्टीपल फेस। इसके अंदर डिमांड सोर्स जो है सेम डायमेंशन में है और हमारी सीरीज ऑफ सर्वर 2 हैं, जिसमें नंबर 1 सर्वर 2 और 3, और इसी तरह दूसरी सीरीज है जिसमें 1 सर्वर 2 और 3। तो इस तरह हमारे मल्टीपल फेस 2 हैं और मल्टीपल चैनल ऑफ डिमांड जो है डिमांड का जो मल्टीपल फेज ऑफ डिमांड 1। तो ये 4 कैटेगरीज 4 टाइप्स हैं जिनके जरिए हम इन चारों में से किसी एक ऑप्शन को अडॉप्ट करके अपनी सर्विस की डिमांड को फुलफिल करने में कामयाब हो सकते हैं। ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू नीड एंड अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस एंड अकॉर्डिंग टू एवरेज ऑफ कस्टमर। सिंगल चैनल सिंगल फेस क्यूइंग मॉडल। अगर हम सिंगल चैनल और सिंगल फेस और क्यूइंग मॉडल को देखें तो एवरेज अराइवल रेट, इसमें हम देखते हैं कि एवरेज अराइवल रेट क्या है, एवरेज सर्विस रेट, हमारी सर्विस प्रोवाइड करने के एवरेज रेट क्या है, एवरेज सर्वर यूटिलाइजेशन, एक सर्वर को यूटिलाइजेशन करने का हमारा एवरेज क्या है, ये एवरेज निकाला जाता है। एक्सपेक्टेड कस्टमर इन द सिस्टम, हमारे सिस्टम के अंदर कस्टमर की अराइवल की एक्सपेक्टेशन क्या है। एक्सपेक्टेड कस्टमर इन द क्यू, हमारी क्यू की एक्सपेक्टेशन क्या है कि उसकी लाइन किस लेवल तक जा सकती है। एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, हमारी सर्विस के दौरान जो वेटिंग टाइम का डिफरेंस है वो कितना हो सकता है। एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द क्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन यूनिट इन द क्यू सिस्टम, और क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे एक यूनिट के अंदर क्यूइंग सिस्टम के लिए। तो इस तरीके से हम सिंगल चैनल सिंगल फेस क्यूइंग मॉडल के जरिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं अवेलेबिलिटी। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सिंगल चैनल सिंगल फेस क्यूइंग मॉडल। एग्जांपल, मेरी जींस सोइंग शॉप सर्व 5 customers are. In the last 2 weeks, the average has been 4 customers based on the following information. How often will there more than 4 customers per hour in her shop? तो यहाँ पे एक हमने शॉप की एग्जांपल ली है जो सर्विस प्रोवाइडर है, और वहाँ पर जो शॉप पे सर्विस की जो एक्सपेक्टेशन है वो 1 घंटे में 5 कस्टमर की है, लेकिन जो एक एक्सपीरियंस हुआ इन द लास्ट 2 वीक, एवरेज हैज 4, यानी 4 कस्टमर 1 घंटे में अराइव हो रहे हैं। तो ये जो हमारी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है, हाउ ऑफन विल देयर आर द मोर देन 4 कस्टमर इन आवर शॉप, वो कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं कि 1 घंटे में मोर देन 4 कस्टमर पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं 4 कस्टमर पर आवर, 5 कस्टमर पर आवर, 4/5 is equal to 80% utilization. 4 divided by 5 minus 4 is equal to 4 customers. 4 minus 4 upon 5 is equal to 3.2 customers. And 4 divided by 4 is equal to 1 hours.
and 3.2 divided by 4 is equal to 0.8 hours is equal to 48 minutes. Next, 4 divided by 5, 1 minus 4 divided by 5, 0.200. फिर P1 मौजूद है, 4 divided by 5, 1 minus 4 divided by 5 is equal to 0.160. 4 divided by 5, 1 minus 4 divided by 5 is equal to 0.1 etc. तो ये वो डिफरेंट हमारी एक्सपेक्टेशन और प्रोबेबिलिटी नज़र आती है जो कि मेरी जीन्स ने कैलकुलेट की है. एक्सपेक्ट मोर देन 4 कस्टमर अबाउट 33% ऑफ द टाइम. यानी 33% पॉसिबिलिटीज है कि मोर देन 4 कस्टमर अराइव हो सकते हैं एंड एक्सेप्ट 77% जो पॉसिबिलिटीज है वो 4 और लेस देन 4 कस्टमर की है. तो इस तरह हम एक अपनी रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विस को एडजस्ट और मैनेज करने में कामयाब होते हैं. फिर इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है मल्टीपल चैनल एंड सिंगल फेज मॉडल, जिसके अंदर हम इस तरह कैलकुलेशन करके अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन है कस्टमर की और हम किस तरह उनको सर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल चैनल एंड सिंगल फेस मॉडल. इसके ज़रिए भी हम कैलकुलेट करते हैं कि किस तरीके से हम अपने कस्टमर को अराइवल एंड अपनी कैपेसिटी ऑफ सर्विसेज को मैच कर सकते हैं. मैनेजिंग परसीव वेटिंग टाइम. मैनेजिंग परसीव वेटिंग टाइम्स ऑफन डिमांड एक्सीड एक्सपेक्टेशन एंड कैपेसिटी. ये एक हिस्ट्री और प्रैक्टिस से हमें पता चलता है कि अक्सर सर्विस ओरिएंटेड फर्म या कंपनीज के अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि हमारी अक्सर और बेशतर डिमांड एक्सीड कर जाती है हमारी एक्सपेक्टेशन से और हमारी कैपेसिटी से. फर्स्ट एंड सेकंड लॉज ऑफ सर्विसेज. रूल 1. यहाँ पर हमारे पास 2 लॉज हैं जो हम अपनी एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड देखते हैं. इसमें रूल 1 है सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू परसेप्शन एक्सपेक्टेशन, परसेप्शन माइनस एक्सपेक्टेशन. सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे अहम चीज होती है सेटिस्फैक्शन, और सेटिस्फैक्शन बराबर है परसेप्शन माइनस एक्सपेक्टेशन. यानी परसेप्शन में से जब हम एक्सपेक्टेशन को निकालते हैं तो ये हमारे पास आती है सेटिस्फैक्शन. रूल 2 हमारे पास आता है इट इज हार्ड टू प्ले कैचअप बॉल. यानी मुश्किल है कि हम किस तरीके से कैचअप करेंगे बॉल को. कीप कस्टमर एक्यूपाइड. पहला जो आपका टारगेट होता है कि किसी भी तरीके से कस्टमर को एक्यूपाइड रखें, एंगेज रखें. स्टार्ट द सर्विस क्विकली. अपनी सर्विस अकॉर्डिंग टू डिमांड, अगर डिमांड ज़्यादा है आपकी कैपेसिटी से तो अपनी सर्विस को जो है क्विकली रखें ताकि टाइम स्पेंड को रिड्यूस किया जा सके. रिलीव कस्टमर एनेक्सिटी. और अपने कस्टमर की जो एनेक्सिटी है उसको रिलीव करने की कोशिश करें ताकि सेटिस्फेक्शन लेवल आ सके. कीप कस्टमर इन्फॉर्म. और अगर टाइम स्पेंड ज़्यादा है और कस्टमर के लिए वेटिंग पीरियड है तो कस्टमर से ये इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करें, कस्टमर को इन्फॉर्म करें ताकि मेंटली तौर पे एग्रीमेंट क्रिएट हो सके. ग्रुप कस्टमर टुगेदर. कस्टमर को जो है ग्रुप की सूरत में एक साथ रखें ताकि उनको एक दूसरे को देख के सेटिस्फेक्शन हो सके. डिजाइन अ फेयर वेटिंग सिस्टम. और सबसे अहम पॉइंट होता है कि जो कस्टमर्स के दरमियान में वेटिंग सिस्टम है उसके अंदर फेयर प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसमें कोई बाइसेंस नहीं होनी चाहिए. ये कस्टमर के नेक्सिटी में इजाफा करता है और जिससे कस्टमर जो है नेगेटिव परसेप्शन डेवलप करता है. तो इसके अंदर जो है फेयर हमारा जो है सिस्टम होना चाहिए जिसमें एक कस्टमर के बाद दूसरे कस्टमर को सर्व किया जा रहा हो, फर्स्ट कम सर्व फर्स्ट की बुनियाद पर. Entertainment is the combination of the restaurant and entertainment element. जितने भी रेस्टोरेंट बेस्ड सर्विसेज ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ये कॉम्बिनेशन होती है रेस्टोरेंट एंड एंटरटेनमेंट एलिमेंट का,
कि वहाँ पे रेस्टोरेंट की सर्विसेज के साथ साथ डिफरेंट इंटरटेनमेंट की अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं ताकि कस्टमर को एंटरटेनमेंट मिल सके। Entertaining refer to retail location with entertainment element. Entertaining refer to retail location. Retail location के ऊपर जब हम different entertainment element को use करते हैं entertaining के लिए। Edutainment attract more customer and increase revenue. Combines learning with entertainment to appeal to customer looking for substance along with play. एंटरटेनमेंट के जरिए हम अट्रैक्ट करते हैं मोर कस्टमर को और इंक्रीज करने में कामयाब हो जाते हैं अपनी रेवेन्यू को, जो हमारे रीजन बनती है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का। और हम कंबाइन करते हैं लर्निंग विद एंटरटेनमेंट एंड अपील टू कस्टमर। हम अपने एंटरटेनमेंट को जो है कंबाइन कर देते हैं अपनी सर्विसेज के साथ और सबकॉन्शियसली विद अलोंग विद प्ले, ताकि हम अपनी सर्विसेज को लाइक अ प्ले फराहम करने में कामयाब हो सकें और कस्टमर के अट्रैक्शन में इजाफा हो। Franchising allows services to expand quality in despair geographical market। बिजनेस के अंदर जो फ्रेंचाइजिंग सिस्टम है, जिसके जरिए एक एग्रीमेंट होता है फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के दरमियान, और जिसमें जो है फ्रेंचाइजर अलाउ करता है, परमिशन देता है उसकी गुडविल को यूटिलाइज करने के फ्रेंचाइजी को। तो इसके अंदर फ्रेंचाइजिंग अलाउ सर्विसेज टू एक्सपेंड क्विकली इन डिस्पेयर ज्योग्राफिक मार्केट, ताकि हम तेजी से ज्योग्राफिकल मार्केट को कवर कर सकें, प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट और अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट को भी प्रोटेक्ट कर सकें, बिल्ड मार्केट शेयर एंड व्हेन ओनर्स हैव लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स, और बिल्ड करें अपनी मार्केट शेयर को, खासतौर पर जब ऑनर हैव अ लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जब ऑनर के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक एवरेज लेवल पर मौजूद हो। इंटरनेशनल एक्सपेंशन, हम फ्रेंचाइजिंग के जरिए इंटरनेशनल एक्सपेंशन करने में कामयाब हो जाते हैं। ऑपरेट पार्टनर विद फर्म हु आर फेमिलियर विद द रीजन्स मार्केट सप्लायर इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड कस्टमर। तो जब हम इंटरनेशनली एक्सपेंड करते हैं तो ऑपरेट पार्टनर, हम पार्टनर का सहारा लेते हैं विद फर्म हु आर फैमिलियर, एक ऐसे इंडिविजुअल जो फैमिलियर होते हैं फॉरेन मार्केट से, फॉरेन सप्लायर से, फॉरेन इंफ्रास्ट्रक्चर से, फॉरेन गवर्नमेंट रेगुलेशन से एंड फॉरेन कस्टमर से, ताकि ऑन द बेसिस ऑफ अवेयरनेस एंड द बेसिस ऑफ फेमिलियरिटी हम उस मार्केट में बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करने की पोजीशन में आ सकें। मस्ट एड्रेस लैंग्वेज एंड कल्चर बैरियर्स, और इसके अंदर लाजमी तौर पर बयान करने चाहिए वो बैरियर जो लैंग्वेज की बेसिस पे आते हैं और वो बैरियर जो कल्चरल की बेसिस पे आते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस में जो एक अहम इन्फ्लुएंस होता है वो होता है उसके कल्चरल करैक्टरिस्टिक्स का और उनकी लैंग्वेजेस का। इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, हम इंटरनेट की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी को यूटिलाइज करते हैं। इंटरनेट रिटेलिंग इज ग्रोइंग फास्टर देन ट्रेडिशनल रिटेलिंग। आज के दौर में जो है इंटरनेट रिटेलिंग जो है बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है और फैल रही है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल रिटेलिंग के। प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट ability to offer convenient source of real-time information integration feedback and comparison shopping। बुनियादी तौर पे जो इंटरनेट रिटेलिंग का एडवांटेज है वो है इंटरनेट रिटेलिंग ऑफर करती है कन्वीनियंट सोर्सेज ऑफ रियल टाइम इंफॉर्मेशन और
क्रिएट करती है बेटर इंटीग्रेशन, रिसीव करती है रियल फीडबैक और कंपैरिजन होता है उसके अंदर शॉपिंग का। Many retailers today sell product exclusively over the internet as a pure strategy, while others use it as a supplemental distribution channel, a mixed strategy. आज के दौर में एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में ज़्यादातर रिटेलर जो है प्योर स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं जो कि इंटरनेट बेस होती है, जबकि अदर रिटेलर जो है बोथ यूज करते हैं, जो ट्रेडिशनल और इंटरनेट बोथ रिटेलिंग के जरिए अपने कस्टमर को सर्व करने की कोशिश करते हैं। मैनेजिंग सर्विस क्वालिटी, सर्विस डिलीवर प्रोसेस क्वालिटी इन्वॉल्व एन interaction between a customer and service employees. Service quality depend on the firm employees to satisfy customer varying expectation. सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो चैलेंज ये होता है कि किस तरीके से अपनी क्वालिटी को अपने स्टैंडर्ड के लेवल पर पहले तो पहुंचाया जाए, फिर उस क्वालिटी को स्टैंडर्ड पर रिटेन मेंटेन किया जाए, क्योंकि सर्विस के अंदर जो प्रोडक्ट होती है वो इंटेंजिबल होती है और उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के फीडबैक से ही अंदाज़ा होता है। अगर कस्टमर का फीडबैक पॉजिटिव है और वो सेटिस्फाई है तो इसका मतलब है क्वालिटी मेंटेन है और सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर है, और अगर कस्टमर का फीडबैक नेगेटिव है तो इसका मकसद है क्वालिटी वीक है और अनसेटिस्फैक्ट्री लेवल पर है। यही वजह है कि जितनी भी सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं अपने कस्टमर को रिगार्डिंग रियल फीडबैक, ताकि उनको अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने, क्वालिटी को सिक्योर करने की पोजीशन में आ सके। सर्विस डिलीवर प्रोसेस क्वालिटी इन्वॉल्व एंड इंटरेक्शन बिटवीन कस्टमर। किसी भी सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी का जो दारोमदार होता है उसके सर्विस एम्प्लॉइज पर होता है कि किस तरीके से उनके सर्विस एम्प्लॉय उनके कस्टमर के दरमियान इंटरेक्शन हो रही है। सर्विस क्वालिटी डिपेंड ऑन द फर्म एम्प्लॉय टू सेटिस्फाई कस्टमर वेरिंग एक्सपेक्टेशन। और जो मेजर और मेन रोल होता है वो सर्विस एम्प्लॉय का होता है कि वो किस तरीके से कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के दौरान सेटिस्फाई कर रहे हैं, और अगर ये सेटिस्फेक्शन उनकी एक्सपेक्टेशन के बराबर है तो यहाँ पर हमारी सर्विस का जो फीडबैक है वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर होता है। अगर उनका सेटिस्फेक्शन उनकी एक्सपेक्टेशन से कम है तो यहाँ पर हमारा फीडबैक नेगेटिव फॉर्म में होता है, यानी कस्टमर डिससेटिस्फाई है। और अगर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उनका सेटिस्फेक्शन लेवल हो तो ये वो आइडियल कंडीशन होती है जिसमें कस्टमर डिलाइटेड होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ द सर्विस क्वालिटी क्राइटेरिया। सर्विस क्वालिटी डायमेंशन, पहली इसमें जो सबसे अहम पॉइंट है वो है रिलायबिलिटी। बिलिंग एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी के अंदर जो सबसे अहम पॉइंट है कि आपकी बिलिंग की एक्यूरेसी, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। ऑर्डर एक्यूरेसी, आपके ऑर्डर में एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसमें क्वालिटी क्वांटिटी में कोई एरर नहीं होना चाहिए। ऑन टाइम कंप्लीटेशन, हमें टाइम स्पैन के दरमियान उसको कंप्लीट करना चाहिए। प्रोमिसेस केप्ट, और हमें अपने प्रोमिसेस को कायम रखना चाहिए, उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। ये चारों पॉइंट इंडिकेट करते हैं सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन की रिलायबिलिटी को। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है रिस्पॉन्सिवनेस का। रिस्पॉन्सिवनेस की 3 डायमेंशन है। पहली है ऑन टाइम अपॉइंटमेंट, कि हमारे अपॉइंटमेंट जो है वो किस टाइम पे हो रहे हैं, वो ऑन टाइम है या नहीं है। टाइमली कॉल बैक, हम अपने कस्टमर को टाइमली कॉल बैक करते ही नहीं करते, यानी कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन किस तरह क्रिएट करते हैं। टाइमली कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर, और हम अपने ऑर्डर की टाइमली जो है कंफर्मेशन करते ही नहीं करते हैं।
तो ये वो तमाम तीनों एलिमेंट हैं जिनको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, कि कंपनी किस तरह रिस्पॉन्ड करती है अपने कस्टमर को। थर्ड है हमारे पास अश्योरेंस। अश्योरेंस में हमारे पास 4 डायमेंशन है। इसमें पहली डायमेंशन है स्किल्स ऑफ एम्प्लॉइज। हमारे एम्प्लॉइज की स्किल्स का लेवल क्या है, आया हमारे एम्प्लॉय स्किलफुल हैं या नहीं है। सेकंड, ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। हम अपने एम्प्लॉयज को उनकी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए, उनकी कॉम्पिटेंसीज को एनहेंस करने के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो किस तरह डिजाइन करते हैं, और आए ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी फराहम की जा रही है या नहीं की जा रही एम्प्लॉयज को। थर्ड, ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज। हमारे एम्प्लॉय की ऑनेस्टी टुवर्ड्स जॉब, यानी वो अपनी जॉब को जो परफॉर्म कर रहे हैं उसमें वो ड्यूटीफुल है या नहीं है, वो कितने किस लेवल पर ऑनेस्ट है। क्योंकि उनकी ऑनेस्टी का उनकी ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज पे मेजर इन्फ्लुएंस होता है, और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल उसी पे डिपेंड करता है। फोर्थ है रेपुटेशन ऑफ फर्म, और फर्म की रेपुटेशन क्या है, किस तरीके की फर्म ने रेपुटेशन बिल्डअप की है, डेवलप की है। तो ये चारों एलिमेंट मिलते हैं तो हमारा जो कंप्लीट होती है वो एश्योरेंस कहलाती है। फिर उसके बाद हमारे पास है एम्पैथी। इसकी भी 4 डायमेंशन है। सबसे पहले कस्टमाइज सर्विस कैपेबिलिटीज। हमने किस तरीके से अपनी कैपेबिलिटीज को कस्टमाइज किया। कस्टमर रिकग्निशन, हमारे यहाँ कस्टमर की रिकग्निशन का लेवल क्या है, आया फर्म सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन फर्म को रिकग्नाइज करती है या नहीं करती। यहाँ पर रिकग्निशन बड़ा अहम रोल प्ले करती है। ऑन द बेसिस ऑफ रिकग्निशन हम कस्टमर की लॉयल्टी को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ सर्वर एंड कस्टमर कांटेक्ट, और हमारी क्या डिग्री है सर्वर्स की और कस्टमर कांटेक्ट की, किस तरह हम कस्टमर को कांटेक्ट में रखते हैं। नॉलेज ऑफ द कस्टमर, और हमारे पास कस्टमर से रिलेटेड नॉलेज कितनी है, हम कस्टमर के बारे में वो तमाम नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज रखते हैं या नहीं रखते जो कि हमारी सर्विस को इफेक्ट कर सकती है। इसकी एग्जांपल है कि आज के एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के दौर में लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मौजूद है। तो वो कंपनीज जो ऑटोमोबाइल ऑयल सेल करती हैं वो एक प्रॉपर डेटा रखती हैं कि कस्टमर ने कितने किलोमीटर से लास्ट टाइम ऑयल चेंज कराया था, और कितने किलोमीटर बाद उसकी वो ड्यू डेट आ जाएगी जिस पर उसको ऑयल चेंज कराना चाहिए। ये वो अहम मालूमात होती है जो हम कस्टमर की रखते हैं उसके यूजेस के मुताबिक, और फिर जब हम उससे कांटेक्ट करते हैं तो हम उसको मुखातिब बाय नेम करते हैं जिससे उसकी रिकग्निशन क्रिएट होती है। और ये वो तमाम नेसेसरी नॉलेज है जो कि हमारी सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी ज़रूरी है। ये तमाम चारों एलिमेंट मिलते हैं तो बनता है एम्पैथी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है टेंजिबल्स, और टेंजिबल्स की भी 4 डायमेंशन है। पहली है अपीयरेंस ऑफ द एम्प्लॉइज, हमारे एम्प्लॉइज की अपीयरेंस कैसी है। अगर बीइंग ए कस्टमर आप ऑब्जर्व करें जितनी भी सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे वो रेस्टोरेंट इन द शेप ऑफ मैकडोनल्ड एंड केएफसी हो, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक्स हो, चाहे वो होटल्स हो, उन तमाम के अंदर एम्प्लॉइज की अपीयरेंस से रिलेटेड एक प्रॉपर एसओपीज को फॉलो किया जा रहा होता है, और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा फोकस करती है अपने एम्प्लॉइज की अपीयरेंस के ऊपर। क्योंकि एम्प्लॉइज की अपीयरेंस जितनी आइडियल होगी, जितनी एक्सेप्टेबल होगी, उतना ही वो सही रिप्रेजेंट कर सकेगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल गुडविल पर। नेक्स्ट, अपीयरेंस ऑफ द फैसिलिटीज, वो जो फैसिलिटीज सर्विसेज में प्रोवाइड की जा रही हैं उनकी अपीयरेंस कैसी है, यानी जो टूल्स इक्विपमेंट फर्नीचर यूज हो रहा है ड्यूरिंग द सर्विसेज, उसकी अरेंजमेंट कैसी है, उनकी कंडीशन कैसी है, उनकी अपीयरेंस कैसी है, वो आइडियल है या नहीं है। थर्ड, अपीयरेंस ऑफ द कस्टमर्स,
और वहां पर जो कस्टमर आते हैं सर्विस अचीव करने के लिए, उनकी अपीयरेंस कैसी है, क्योंकि ये भी एक कस्टमर की अपीयरेंस दूसरे कस्टमर को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। फोर्थ है इक्विपमेंट एंड टूल्स यूज, और किस तरह के हम अपनी सर्विस को प्रोवाइड करने के दौरान इक्विपमेंट यूज करते हैं। आया इक्विपमेंट एडवांस है या नहीं है, एब्सोल्यूट तो नहीं है। एंड टूल्स, और हमारे टूल्स की कंडीशन क्या है, टूल्स जो है सही कंडीशन में और एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो ये वो तमाम 4 डायमेंशन है जिनको हम कहते हैं टेंजिबल्स। तो किसी भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनको फोकस करना, इनको ऑब्जर्व करना, इनको रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी 5 डायमेंशन है, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, इंश्योरेंस, एम्पैथी एंड टेंजिबल्स, जिसकी बुनियाद पर हम अपनी क्वालिटी को अपने स्टैंडर्ड के लेवल पर मीट करने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिकवरिंग फ्रॉम पुअर सर्विसेज। हम किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं अपनी पुअर सर्विसेज से। क्वालिटी कीप कस्टमर लॉयल एंड कमिंग बैक एंड सर्व एज गुड वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजर। सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्ड ऑफ माउथ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो डिमांड के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है उसके वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट का, जो कि सेटिस्फाई कस्टमर डिलीवर करते हैं अदर सेगमेंट ऑफ कस्टमर को, और उसकी बुनियाद पे कस्टमर अट्रैक्ट करते हैं, और इस तरह नंबर ऑफ कस्टमर में इजाफा होता है, जिस तरह हम अपनी डिमांड में इजाफा करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये वर्ड ऑफ माउथ कब पॉजिटिव होंगे, कब ये हमारे लिए डिमांड क्रिएट करेंगे, जब हमारी सर्विस की क्वालिटी उनके सेटिस्फेक्शन लेवल के मुताबिक हो या उससे ज़्यादा हो। तो कीप कस्टमर लॉयल, हमें कस्टमर की अगर लॉयलिटी चाहिए तो हमारी क्वालिटी हाई होनी चाहिए, और हमारे कस्टमर जो है वर्ड ऑफ माउथ के जरिए हमारी एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सके। सर्विस रिकवरी सिस्टम फर्म में डेवलप रिकवरी प्रोसीजर। फर्म जो है डेवलप कर सकती है डिफरेंट रिकवरी प्रोसीजर को, ट्रेन एम्प्लॉय इन दिस प्रोसीजर, और अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे सकती है इस स्पेसिफिक प्रोसीजर में। एम्पावर एम्प्लॉय टू रेमेडी कस्टमर प्रॉब्लम, और हमें अपने एम्प्लॉय को जो है एक लिमिटेड पावर देनी चाहिए कि वो डिफरेंट रेमेडीज को और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ करें, अपनी पावर को यूज़ करें, ताकि सही वक्त पे उन प्रॉब्लम को डिसॉल्व करके कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अचीव किया जा सके। फाइनली यहाँ पर आके ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास का आगाज़ करेंगे। अल्लाह हाफिज़।